हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग पाठशाला। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसको हम लोग सीईडी भी बोल सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोल सकते हैं। ये जो स्टेट के जेई होते हैं, स्टेट के जेई में इसका सिलेबस नहीं होता है, कुछ जेई को छोड़कर। और उसके अलावा जो ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम होता है उसमें इसका सिलेबस रहता है, मतलब सिलेबस में इंक्लूडेड रहता है। और उसके अलावा जो स्टेट एई के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये बिल्डिंग मटेरियल के साथ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और ये छोटा सा सब्जेक्ट है, तो 3-4 लेक्चर में, छोटा छोटा लेक्चर में अपन खत्म करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना करके छोटा छोटा लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे बेसिक एस्टिमेट्स ऑफ प्लानिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग। लिखो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग। देखो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब तो आपको पता होगा ना। रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें आप लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस बिल्डिंग को हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। ओके, तो बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है आपका लिविंग रूम हो सकता है, LR लिख रहा हूँ, चलेगा ना शॉर्ट फॉर्म में। लिविंग रूम हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका, अच्छा, हम लोग रूम ना बोल के इसको एरिया भी बोल देते हैं। अभी अभी के लिए एरिया बोल देता हूँ मैं इसको, लिविंग एरिया। रूम के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी लिविंग एरिया लिखो, लिविंग एरिया। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, लिविंग एरिया पूरा ही मिटा देता हूँ। लिविंग एरिया, स्लीपिंग एरिया, एकदम आसान सा सब्जेक्ट है। ठीक है, स्लीपिंग एरिया। थर्ड एलिमेंट मैं क्या बोल सकता हूँ? सर्विस। अभी लिखते जाओ, बता रहा हूँ, सर्विस एरिया। एंड फोर्थ पॉइंट लिख सकता हूँ मैं सर्कुलेशन एरिया। ओके, एंड फिफ्थ में लिख सकते हैं हम लोग अदर एरिया, अदर एरिया। तो इसमें हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे कि हमारा रूम कितना बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले लिविंग एरिया आप लोग जान रहे हैं। ठीक है ना, लिविंग एरिया क्या होता है? लगभग हम लोग अपना पूरा समय यहीं व्यतीत करते हैं, रात को छोड़कर, है ना। तो लिविंग एरिया, आजकल लिविंग एरिया के साथ ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम या फिर ड्राइंग एरिया, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं ना। ड्राइंग एरिया जो है वो लिविंग एरिया के साथ भी हो सकता है, या फिर लिविंग रूम के साथ ड्राइंग रूम हो सकता है। ड्राइंग रूम मतलब जहाँ मेहमान आके बैठेंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं ड्राइंग रूम। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला लिविंग एरिया के बारे में बात करेंगे। लिविंग एरिया, तो लिविंग एरिया क्या होता है आपको समझ में आ गया। सीधा मैं पॉइंट में आता हूँ कि इसका एरिया होना कितना चाहिए। इसका एरिया होना चाहिए 16 से लेके 32 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में ही हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम में भी आपको मीटर स्क्वायर में पूछता है। अच्छा, इसको हम लोग स्क्वायर फीट में लिखेंगे तो चेंज करने आ जाएगा ना आप लोग को। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग क्या करना, मैं मीटर स्क्वायर में बता रहा हूँ, आप लोग स्क्वायर फीट में भी उसको चेंज करके अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो लिविंग एरिया जो होता है आपका 16 से लेके 32 मीटर स्क्वायर तक वेरी कर सकता है, मतलब कम से कम 16 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए लिविंग एरिया। ओके, लिविंग एरिया क्या होता है समझ में आ गया ना। अच्छा, मैं अभी समझा देता हूँ। देखो, मान लेते हैं ये मैं लिविंग एरिया बना दिया, ये मान लेते हैं हम लोग का LR है, लिविंग रूम है। इसको समझना ध्यान से। ठीक है, लिविंग रूम से क्या क्या कनेक्टेड रहता है, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आप लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ बस। ये लिविंग रूम है मान लो, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ इसके साथ कनेक्टेड जो है वरांदा मान लेते हैं। ठीक है, वरांदा। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, पोर्च मान लेता हूँ। ठीक है, ये पोर्च हो गया आपका, ये पोर्च हो गया। ठीक है, अब लिविंग रूम के साथ क्या क्या कनेक्टेड है समझ आ रहा है। इधर पोर्च है, इधर बरामदा है,
इधर मैं मान लेता हूँ कहीं पर, यहाँ पर बेडरूम मान लेता हूँ, मान लो ऐसा। ठीक है, ये आपका बेडरूम है, ये बेड है मान लो। ये इधर मैं एक और बेड बना देता हूँ मान लो यहाँ पर ऐसा। ठीक है, ये एक और बेड हो गया आपका, ये एक और बेड हो गया। और और क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसा मान लो, ये WC हो गया आपका। ठीक है, ये WC हो गया, और ये इससे कनेक्टेड क्या बन गया, यहाँ पर एक और WC हो गया मान लो। ये इस बेडरूम से कनेक्टेड है, अटैच है। इसका इधर अटैच कर देते हैं मान लो, उसको छोड़ो, रहने देते हैं अभी। एक ही को अटैच करते हैं, और उसके बाद फिर मान लेते हैं इधर कहीं पर किचन है हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ किचन है, और इसको मान लेते हैं कि आपका डाइनिंग है। ये आपका किचन हो गया। अभी समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको। यहाँ पर आपका मान लेते हैं डाइनिंग हो गया। तो देखो, लिविंग रूम में जाने के लिए या तो आप डायरेक्ट पोर्च से भी जा सकते हैं, अगर वरांडा कोई प्रोवाइड नहीं किया है, केवल पोर्च है, पोर्च में आपका मेन गेट रहेगा। ठीक है ना, केवल पोर्च है, तो पोर्च से या तो डायरेक्ट एंट्री करोगे लिविंग रूम के लिए, या फिर पोर्च से पहले कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाओगे, पोर्च से कहाँ जाओगे, वरांडा में जाओगे, और फिर वरांडा से फिर क्या होगा, आपका एंट्री होगा लिविंग रूम के लिए। अब इस लिविंग रूम से क्या क्या कनेक्टेड है, यहाँ बेडरूम भी कनेक्टेड है। ठीक है ना, इधर भी बेडरूम कनेक्टेड है। इधर एक कॉमन WC कनेक्टेड होना ही चाहिए। ठीक है ना, एक कॉमन WC लिविंग रूम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अटैच आप दोनों बेड के साथ अटैच कर सकते हैं बाथरूम को। ठीक है, और किचन आपका, किचन भी लिविंग रूम के साथ कनेक्टेड होता है। डाइनिंग और किचन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा, और डाइनिंग जो है लिविंग रूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पर इसका एंट्री मान लो ऐसा। ठीक है, और किचन भी किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, लिविंग रूम के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता है। तो लिविंग रूम देखा जाए तो एक ऐसा जोन है जो सभी रूम को एक दूसरे से कनेक्टेड करके रखता है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग वास्तु समझते हैं क्या, वास्तु, वास्तु के बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वास्तु के बारे में भी बताऊंगा आगे में। वैसे ये पूछेगा नहीं, वास्तु के बारे में एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन मैं आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए बताऊंगा, किसी अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा, इस सिलेबस में नहीं बताऊंगा सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बात करते हैं, स्लीपिंग एरिया की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या लिखे थे हम लोग, स्लीपिंग एरिया, स्लीपिंग एरिया। स्लीपिंग एरिया मतलब जहां पर आप सोएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं। बेडरूम का एरिया आपको पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो 10 से लेके 20 मीटर स्क्वायर तक वेरी करता है। ठीक है ना, 10 से लेके 20 मीटर स्क्वायर तक वेरी करता है। इस चीजों को याद रखना है आपको, ये याद रखना है, 10 से लेके 20 मीटर स्क्वायर। लिविंग रूम का बता दूं जल्दी से, कितना बोला था मैं, 16 से लेके 32, 16 दूनी 32, और इधर 10 दूनी 20। ठीक है ना, 10 से 20, 16 से 32, याद हो गया, यहीं पर का यहीं याद कर लो। उसके बाद फिर देखते हैं सर्विस एरिया के बारे में। बेडरूम के बारे में बस इतना ही याद रखना है। और फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, सर्विस एरिया। पहली बात तो सर्विस एरिया को समझो। सर्विस एरिया क्या है, देखो, कुकिंग, ईटिंग, और क्या बोल सकता हूँ, बाथिंग, मतलब जहां आप खाना बना रहे हो मतलब किचन, जहां आप खा रहे हो मतलब डाइनिंग, जहां आप नहा धो रहे हो वो क्या हो जाएगा, बाथरूम, WC। तो ये सब क्या है, सर्विस एरिया। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस एरिया बोलते हैं। तो इसमें किचन का एरिया याद रखना पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है। किचन का जो एरिया होता है 5.5 मीटर स्क्वायर कम से कम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, ये सब स्टार मार्क्स में रहेगा। तो किचन एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर स्क्वायर। बाथरूम का एरिया कितना हो जाएगा, कम से कम 1.8 मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइट वगैरह भी पूछता है कितना होता है बाथरूम का, वो सब आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ एरिया।
1.8 मीटर स्क्वायर क्या होता है, बाथरूम का एरिया होता है। किचन का भी यहीं का यहीं याद हो गया। अच्छा, ये डाइनिंग का पूछता नहीं है और नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, ये डाइनिंग एक्चुअली में आपका एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है ना, ठीक है ना, तो ये इसके बारे में उतना पूछेगा नहीं। लेकिन फिर भी कोई लोग, मतलब कोई स्टूडेंट सो नहीं पाएगा नहीं बताया करके, तो बता देता हूँ भाई इसको भी, है ना। तो ये जो होता है किचन का एरिया और बेडरूम का एरिया के बीच का होता है। मतलब किचन का एरिया मैं बोल दिया 5.5 और बेडरूम का कितना था 10, तो इनके बीच में होता है 5.5 से लेके 10 मीटर स्क्वायर के एरिया के बीच में होता है, ठीक। तो ये कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर एरिया, अगला हम लोग क्या पढ़े थे, 4th पॉइंट सर्कुलर एरिया। तो डाल लो टॉपिक सर्कुलर एरिया। पहले तो सर्कुलर एरिया क्या होता है समझते हैं। एक रूम से दूसरे रूम, रूम से बाथरूम जाने के लिए, मतलब वो एरिया जो बहुत सारे रूम में जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, कॉरिडोर हो गया। तो एग्जाम्पल भी यही सब हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल अगर मैं देखूंगा तो सर्कुलर एरिया का क्या हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा, पैसेज हो गया, कॉरिडोर हो गया। कॉरिडोर की क्या स्पेलिंग होती है, डबल आर आता है क्या, देख लेना आप लोग। कॉरिडोर मैं ऐसा लिख देता हूँ, कॉरिडोर हो गया। और कॉरिडोर के बाद फिर क्या बोल सकता हूँ मैं, स्टेयर केस। स्टेयर केस भी आपको सर्कुलर प्रोवाइड करता है ना, सर्कुलेशन। स्टेयर केस, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए स्टेयर केस का ही यूज करोगे, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ, कुछ याद आ रहा है क्या सर्कुलर एरिया में। सर्कुलर एरिया में वरांडा, पोर्च, ये सब भी बोल सकते हैं ना, वरांडा बोल सकते हैं। और बालकनीज को भी बोल सकते हैं, वरांडा, ठीक है। ये सब भी आपका सर्कुलर एरिया के अंतर्गत में आता है। वरांडा की स्पेलिंग यही होता है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है क्या, पैसेज और कॉरिडोर, ये समझ में आता है। पैसेज कॉरिडोर, पैसेज तो मैं अभी बता दिया कि देखो दोनों लगभग समान ही होता है। पैसेज जो होता है हमारे घर में जो होता है ना, वो पैसेज कहलाता है। मतलब कि ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ठीक है ना, ऐसा स्पेस जो हमको प्रोवाइड करता है एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए, ठीक है ना। ये जो, इसको मैं बना के ही बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं यहाँ पर एक बेडरूम बना दिया, यहाँ पर एक बेडरूम बना दिया, ठीक है, बन जा, हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर मान लेते हैं किचन हो गया, ठीक है। ये मान लो किचन है आपका। कुछ भी बना रहा हूँ ना, वो डायग्राम को मत देखना, सिर्फ समझ आने के लिए। बेडरूम हो गया, इधर बेडरूम हो गया, ठीक है। और इधर मान लेते हैं आपका ये हॉल हो गया, हॉल या फिर लिविंग रूम, है ना। और ये आपका ऐसा कनेक्टेड है मान लो ये, ठीक है। मतलब लिविंग रूम से आप इधर एंटर कर रहे हो, इधर किचन के लिए, ठीक है ना। इधर आप जा रहे हो, इधर से इधर ये बेडरूम का दरवाजा है, इधर ये आपका बेडरूम का दरवाजा है। तो ये जो मैं रेड कलर में बना देता हूँ इसको, ठीक है, ये जो एरिया है आपका, यही तो आपका पैसेज है। तो ये किसकी बात हो गई, ये एक होम की बात हो गई, घर की बात हो गई, ठीक है। लेकिन यही जो पैसेज जो रहता है, एक प्रकार से पैसेज देखा जाए तो एक नैरो क्या एरिया है, नैरो एरिया है, ठीक है, और जो थोड़ा लंबा भी होता है। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने में अगर मैं पैसेज की बात करूँ ना, मतलब किसी होटल में, किसी होटल में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में देखे ही होंगे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैसेज ना बोल के कॉरिडोर बोल देते हैं। तो ये अंतर समझ में आ गया ना, ठीक है। ये सब पूछेगा नहीं कोई पैसेज और कॉरिडोर में अंतर, लेकिन मैं आपके इंटरेस्ट के लिए, आप एक सिविल इंजीनियर है इतना तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, और कुछ नहीं। जिस चीज को पूछेगा ना उसको मैं स्टार मार्क करवा दे रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेयर केस तो आप तो जानते ही होंगे, उसको बताने का जरूरत नहीं है। सीढ़ी और वरांदा भी जानते हैं, तो ये सब सर्कुलर एरिया के अंतर्गत में आता है, ठीक। बस इतना ही जानना था उसके बारे में। अदर एरिया क्या बताऊं मैं, अदर एरिया, अदर एरिया मतलब ऐसा एरिया जो कोई काम का नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटी। समझ में आ रहा है। अदर एरिया का कौन सा पॉइंट, मैं 5th पॉइंट डाल देता हूँ। बस इनके बारे में याद रखना है कि अदर एरिया किसके अंतर्गत में आएगा। तो मतलब ऐसा एरिया जैसे कि क्या बोल दूं मैं, वकील को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉयर बोलते हैं ना। लायर होते हैं ये लोग, लेकिन लॉयर बोलते हैं ठीक है। तो लॉयर बोलो या फिर डॉक्टर, ठीक है। इन सभी के लिए क्या होता है, कंसल्टेंट रूम होता है, ठीक है। अगर अपने घर में ये लोग एक्स्ट्रा रूम प्रोवाइड किए हैं, कंसल्टेशन रूम बोल देता हूं मैं, तो कंसल्टेशन रूम, तो ये जो रूम है आपका,
ये अदर रूम या फिर अदर एरिया है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, जो आपके नेता लोग होते हैं तो पॉलिटिशियन, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो सोशियली सोशियलाइट, ठीक है ना, सोशियलाइट बोलेंगे ना इसको, सोशियलाइट। इन सभी जो होते हैं विजिटर्स रूम बनाते हैं, ठीक है ना, विजिटर्स रूम बनाते हैं। और क्या बोल सकता हूँ मैं, प्रोफेसर प्रोफेसर या फिर स्टूडेंट, इनका क्या होगा, स्टडी रूम होगा। समझ में आ रहा होगा ना। तो ये सब जो रूम है, विजिटर रूम, स्टडी रूम, कंसल्टेंट रूम या फिर एरिया, ये सब अदर एरिया के अंतर्गत में आते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम लोग एक्स्ट्रा रूम प्रोवाइड करते हैं, स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, स्टोर रूम भी अदर एरिया के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे, पॉइंट वाइज लिखते जाना। अब कोई टॉपिक नहीं है, बस पॉइंट वाइज आप लोग लिखते जाना। तो अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, जब आप किसी का भी घर बना रहे हैं तो रूम आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो रूम कैसा होना चाहिए। रूम ऐसा होना चाहिए कि गर्मी में ज्यादा गर्मी ना लगे और ठंडी में ज्यादा ठंडी ना लगे, एकदम आसान भाषा में, है ना। मतलब ये है कि सूर्य का रोशनी जो है विंटर में घर में प्रवेश करे, विंटर में घर में प्रवेश करे और समर में घर में प्रवेश ना करे, तभी ऐसा हो पाएगा। तो ऐसा कैसा संभव है, उसी चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसी चीज को हम लोग समझेंगे। उसके लिए हम लोग जो ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब विंडो वगैरह, विंडो कहाँ पर होना चाहिए ताकि ऐसा पॉसिबल हो पाए, ठीक है। इसको देखते हैं आगे। देखो, तो सबसे पहली बात किचन के बारे में बात कर लेते हैं। किचन और लिविंग रूम दो ऐसे महत्वपूर्ण रूम होते हैं जिनको हमको विशेष ध्यान में रख के बनाना पड़ता है कि उनका खिड़की कहाँ पर होना चाहिए। अगर किचन बना रहे हो तो उसका जो विंडो है कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आप, ईस्ट में प्रोवाइड करेंगे, याद रखना। ईस्ट में प्रोवाइड करेंगे, जरूर ईस्ट में प्रोवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि सुबह सुबह सूर्य का रोशनी आएगा आपके किचन में, ठीक है ना। ये मान लो आपका किचन है, ठीक है। इधर मान लेते हैं आपका ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पर विंडो, ठीक है ना, इधर आपका विंडो है। यहाँ से आपका सूर्य का रोशनी सुबह सुबह आएगा। अब फिर सूर्य क्या होता है आपका, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। तो मतलब सिर्फ सुबह के समय में बस रोशनी आएगा और उसके बाद दोपहर के समय में नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य इधर पहुंच जाएगा। तो मतलब दोपहर में गर्मी से बचाएगा, किचन को बचाएगा कि नहीं, और इधर आके वेस्ट में डूब जाएगा। कुल मिला के सुबह में बस ताजगी का एहसास होगा आपको। अब चाहे विंटर हो चाहे समर हो, सुबह जो रहता है ना वो तो मस्त सुहाना होता है ना। सुबह मस्त ठंडक ही होता है, चाहे वो गर्मी भी हो, लेकिन सुबह सुबह आपको ठंडक का ही एहसास होता है। तो सूर्य की रोशनी आपको ताजगी का एहसास देती है, ठीक है। तो इसलिए आपका ईस्ट में हम लोग खिड़की प्रोवाइड करते हैं किचन में। अब बात करते हैं लिविंग रूम की। ये मान लेते हैं आपका लिविंग रूम है, ठीक है। तो लिविंग रूम में इसको मान लेता हूँ मैं नॉर्थ डायरेक्शन, इसको मान लेता हूँ साउथ, इसको मान लेते हैं ईस्ट और इसको मान लेते हैं वेस्ट, ठीक है। तो लिविंग रूम में एक विंडो बड़ा सा नॉर्थ में होना ही चाहिए। लिविंग रूम में नॉर्थ में विंडो प्रोवाइड करना ही है, ठीक है। कितना बड़ा विंडो प्रोवाइड करना है, कैसा, वो आगे देखेंगे, है ना। तो नॉर्थ में आप लोग विंडो प्रोवाइड करेंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि नॉर्थ एकमात्र ऐसा डायरेक्शन होता है जिसमें सूर्य का रोशनी कभी आता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि ईस्ट से आपका सूर्य उदय हुआ और वेस्ट में आके डूब गया, सूर्य का रोशनी कहाँ है। तो हमेशा आप खिड़की को क्या कर सकते हैं, ओपन करके रख सकते हैं। तो हमेशा क्या होगा, रोशनी आपका आएगा, प्रॉपर विंड का क्या होगा फ्लो होता रहेगा खिड़की से, क्योंकि हमेशा खुला रहेगा इसलिए, ठीक। इसके अलावा अगर कोई सा और विंडो चाहते हैं तो ईस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं। लिविंग रूम में ईस्ट में भी विंडो प्रोवाइड किया जा सकता है, नॉर्थ में तो प्रोवाइड करना कंपलसरी है। आगे बढ़े, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ दिया तो बनना चाहिए। आगे देखते हैं।
आगे वरांदा की बात करते हैं। वरांदा आपका कहाँ होना चाहिए? ये लिविंग रूम था, अब वरांदा की बात कर रहे हैं। देखो वरांदा जो है या तो आपका ईस्ट में, ठीक है ना, या तो ईस्ट में, या तो वेस्ट में, या तो ईस्ट में, या तो वेस्ट में क्या होगा आपका? वरांदा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, ईस्ट या फिर वेस्ट में वरांदा प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़े। ठीक है, अब अगला पॉइंट डालना। अगला पॉइंट हो जाएगा लिखना, ओपनिंग, ओपनिंग क्या लिख दिया, ओपनिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या फिर एक्सटर्नल एयर, जो भी लिखना चाहो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ब्रैकेट में लिख लेना एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग डोर्स। इसका मतलब अभी समझा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि कोई सा भी रूम है, मान लो ये छोटा सा रूम है, मान लो 12 बाई 12 का रूम है, तो इस रूम में फीट में बता रहा हूँ ना, 12 बाई 12 का रूम है, तो इस रूम में हम लोग इसके जो भी फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया कितना हो जाएगा? 144 स्क्वायर फीट का हो जाएगा क्या? तो इस 144 स्क्वायर फीट में हम लोग कितना स्क्वायर फीट कम से कम ओपन एरिया प्रोवाइड करेंगे, इसी चीज को पढ़ना है आगे। ठीक है, उसके फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग, ये फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग कितना ओपन स्पेस प्रोवाइड करते हैं, कितना ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलो, तो इसका एक टेबल है, उसको लिख लो। टेबल लिखो, टेबल में लिखना एक तरफ ओपनिंग एरिया लिख सकते हो और एक तरफ क्लाइमेट कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, एक तरफ ओपनिंग एरिया और एक तरफ क्लाइमेट कंडीशन लिख दूं क्या? मैं लिख ही देता हूँ, ओपनिंग एरिया, ठीक है, ओपनिंग एरिया एंड, ओपनिंग एरिया नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? सिर्फ ओपनिंग लिखो। रूम का ओपनिंग मतलब समझ रहे हो, जो खिड़की के द्वारा जो ओपनिंग दिया जाता है, खिड़की या फिर वेंटिलेटर, दोनों हो सकता है ना, डोर नहीं, क्योंकि डोर यहाँ पर एक्सक्लूडिंग बोल रहा हूँ ना मैं, डोर ओपनिंग में नहीं आएगा, ओपनिंग में सिर्फ विंडो आएगा। चाहो तो यहाँ लिख लो विंडो प्लस वेंटिलेटर ओनली। ठीक है, ओपनिंग, और एक तरफ लिख लो क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, तो 1/10 ऑफ फ्लोर एरिया, 1/10 ऑफ फ्लोर एरिया कब लेते हैं? जब आपका क्लाइमेट कंडीशन कैसा होता है? फॉर ड्राई हॉट क्लाइमेट, फॉर ड्राई हॉट क्लाइमेट। पहले मैं क्लाइमेट कंडीशन को लिख देता हूँ। सेकेंड क्लाइमेट कंडीशन हो जाएगा फॉर वेट हॉट क्लाइमेट। ठीक है, थर्ड में लिख देता हूँ फॉर इंटरमीडिएट क्लाइमेट, फॉर इंटरमीडिएट क्लाइमेट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्या हो जाएगा? फॉर कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, इसमें 1/10 होता है, वेट क्लाइमेट में 1/6 होता है, 1/6 ऑफ द फ्लोर एरिया सेम रहेगा। ये हो जाता है 1/8 ऑफ द फ्लोर एरिया, और कोल्ड वाला सबसे कम रहेगा 1/12 ऑफ द फ्लोर एरिया। ठीक है, अब यहाँ देखना, सबसे पहले कंसेप्ट को बिठा के चलो। आप लोग खुद से सोचो कि जो कोल्ड रीजन है, ठीक है ना, जहाँ आपका साल भर ठंडा रहता है इन्वायरमेंट, तो वहाँ आप खिड़की ज्यादा प्रोवाइड करोगे कि खिड़की छोटा प्रोवाइड करोगे? मतलब खिड़की बड़ा प्रोवाइड करोगे कि छोटा प्रोवाइड करोगे? हवा कम से कम अंदर है तो खिड़की को छोटा प्रोवाइड करोगे ना, इसलिए आपका सबसे कम ओपन जो ओपनिंग होता है वो कोल्ड रीजन में होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए? सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए? जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है ना, ह्यूमिड इन्वायरमेंट मतलब भले वहां गर्मी ना हो, जैसे कोस्टल रीजन होते हैं, कोस्टल रीजन में चाहे आप विशाखापट्टनम चल दो, चाहे गोवा चल दो, जो भी आपके समुद्र तट से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहां क्या होता है? ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इस सफोकेशन से बचने के लिए जितना ज्यादा आपका ओपन स्पेस होगा उतना बढ़िया रहता है, ताकि जो विंड है बाहर का वो अंदर आ सके। ठीक है, तो वेट हॉट क्लाइमेट,
उसी रीजन के अंतर्गत में आता है, कोस्टल रीजन। ठीक है। ड्राई हॉट क्लाइमेट कहने का मतलब ये है कि जहाँ गर्मी रहता है ना, सूखी गर्मी, मतलब बारिश वाला गर्मी नहीं है ये। ठीक है, एकदम राजस्थान वाला हमारे इंडिया में अगर चल दो तो ऐसे एरिया में आपको 1/10 ऑफ द फ्लोर एरिया और इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट हमारे इंडिया में पाया जाता है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इंडिया में जनरली कितना ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं फ्लोर एरिया के रिस्पेक्ट में, तो फ्लोर एरिया का 1/8 हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, ये आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, ना कि ये एग्जाम में पूछेगा। जैसे कि ये एक रूम है, ठीक है, इस रूम का यहाँ पर डोर है, ओपनिंग है, ठीक है ना, डोर है मतलब, तो खिड़की कहाँ पर प्रोवाइड करोगे, मतलब आपको 4 वॉल मिल रहा है, ठीक है ना, 4 वॉल मिल रहा है इस रूम का, तो इस चारों वॉल में कहाँ पर खिड़की प्रोवाइड करोगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। याद रखना कि हमेशा खिड़की हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, मतलब जहां पर भी डोर होगा उससे जस्ट अपोजिट प्रोवाइड करोगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और सबसे कम इफेक्टिव कहाँ पर होगा, जहां पर डोर प्रोवाइड किए हो वहीं पर विंडो वगैरह प्रोवाइड कर दिए हो, ठीक है, वहीं पर विंडो प्रोवाइड कर दिए हो, वहीं पर वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिए हो, सबसे कम इफेक्टिव होगा। तो कोशिश ये किया जाता है कि अपोजिट में प्रोवाइड किया जाए, और अपोजिट में नहीं कर सके तो कम से कम एडजेसेंट जो वॉल होता है वहां प्रोवाइड करें। ठीक है, एडजेसेंट वॉल होता है वहां प्रोवाइड करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पूछेगा नहीं आपको। अच्छा, एक और इंटरेस्ट चीज आप लोगों के लिए बता देता हूँ, ये भी नहीं पूछेगा। देखो, ये सब चीज को फालतू में मत लिखना, दिमाग में बस बैठा लो तो ज्यादा सही रहेगा। लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि लिखोगे ना तो उसको फिर पढ़ोगे भी, ठीक है, और पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। प्रोस्पेक्ट की बात कर देता हूँ, लेकिन ये सब चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए भाई। आप सिविल इंजीनियर हो, ये सब चीज नहीं पता रहेगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक, प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, ये भी मत लिखना कॉपी में। प्रोस्पेक्ट तो होता क्या है इसको समझना। फिर से एक रूम बना दिया मैं, ठीक है, इस रूम का यहाँ पर एक खिड़की है, विंडो है, ठीक है, विंडो से आप झांकोगे बाहर, ठीक है ना, देखोगे तो आपका चाचा का लंगोट सूखा रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कि बाहर में बढ़िया गार्डन है, बगीचा है, या फिर आपका बोल सकते हैं पहाड़ दिख रहा है खिड़की के बाहर में, बढ़िया इमेजिन करो, ठीक है, पहाड़ दिख रहा है, या फिर आपका बीच बीच है खिड़की खोलते, ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन समझो भावनाओं को, ठीक है। तो ऐसे में ज्यादा अच्छा लगेगा कि बाहर में चाचा जी का लंगोट दिखा है तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो समझ गए ना भावनाओं को। देखो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे कि एक आपका रूम है, इधर मैं एक और रूम बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर बनाना था मेरे को, ये दूसरे का घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये वाला राइट वाला ऑन हाउस, और ये नाइबर का हाउस है दूसरे का, ठीक है। दोनों खिड़की ऐसा ऐसा है, मतलब आमने सामने, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों को प्राइवेसी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये भी दूसरा भी आदमी भी अपना खिड़की हमेशा बंद करके रखेगा, क्योंकि ये खोलेगा तो सामने वाला देख लेगा, और ये आप लोग खुद क्या करोगे, खिड़की को हमेशा बंद करके रखोगे, तो खिड़की का मतलब ही क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो प्रोस्पेक्ट में क्या चीज देखा जाता है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। जो ओरिएंटेशन है ओपनिंग का वो देखा जाता है, ओरिएंटेशन सही जगह में है कि नहीं, ठीक है, आ रहा है समझ में। अच्छा, वो बात अलग है कि बाहर मतलब सामने वाली खिड़की में अगर कोई रहता होगा आपका सपनों का राजकुमार, तो आप तो जानबूझ के ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, खैर छोड़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको अगला पॉइंट लिखना पड़ेगा। देखो, 5 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। सिल लेवल। अच्छा, ये जो अभी बताने वाला हूँ मैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जब पढ़ाया था तो बता चुका था, लेकिन फिर से बता देता हूँ। सिल लेवल हो गया, लिंटेल लेवल हो गया, और एक क्या होता है, लॉफ्ट लेवल। इसके बारे में बात करते हैं। सिल लेवल मतलब समझ रहे हो,
देखो ये आपका मान लेते हैं, ये वॉल है, वर्टिकल वॉल है ना, वर्टिकल वॉल है, फ्रंट व्यू देख रहे हो उसका, और यहाँ पर मान लेते हैं खिड़की दिया गया है, ठीक है, एक खिड़की है, विंडो है। तो ये जो नीचे वाला जो रेल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल लेवल बोलते हैं। खिड़की का जो नीचे का भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल लेवल बोलते हैं। जो ऊपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं खिड़की के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंटल लेवल बोलते हैं, लिंटल लेवल बोलते हैं। और ये जो लेवल होता है ना रूफ वाला, जिसमें ऊपर का फ्लोर होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉफ्ट लेवल बोलते हैं। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बना लेना आप लोग भी, समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका यूटिलिटी एरिया को या फिर रूम को यूटिलाइज करने के लिए। कोई सा भी रूम है, उस रूम को अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको, उस रूम के एरिया को यूटिलाइज करना है अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग स्क्वायर रूम कभी मत बनाना, याद रखना, स्क्वायर रूम कभी मत बनाना। तो रूम कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा हमेशा, हमेशा कैसा रूम बनेगा, रेक्टेंगुलर। चाहे बेडरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, कुछ भी रूम बना रहे हो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो आप रेक्टेंगुलर रूम बनाएंगे। और इस रेक्टेंगुलर रूम का रेशियो भी याद रखना ना। अब रेक्टेंगुलर रूम बोलने से एकदम नेरो रूम मत बना देना। नेरो रूम कहने का मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर नहीं बनाना है आपने को, इसका रेशियो डिसाइडेड है 1:2 से लेके सॉरी क्या लिख दिया मैं, 1.2 रेशियो 1 से लेके 1.5 रेशियो 1। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक 12x12 का रूम है, फीट में बता रहा हूँ, 12x12 का रूम है, और एक जो है आपका 10x12 का रूम है, ठीक है। तो ये जो रूम है ना, वो कम यूटिलाइज कर पाएगा एरिया को एज कंपेयर टू दिस, भले इसका जो लेंथ है वो कम है, 10 फीट का है। तो 10x12 का रूम 12x12 के रूम से अच्छा है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत में आएगा, इसके अंतर्गत में आएगा ना, 1.2:1। वैसे ही आपका क्या हो सकता है, 15x10 का रूम हो सकता है, तो ये इसके अंतर्गत आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये कोई समझने वाला चीज नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको याद रखना है बिल्डिंग रूल्स एंड बाई लॉज, आज का आखिरी टॉपिक हो जाएगा। हेडिंग डालना, 5 मिनट में खत्म हो पाएगा कि नहीं पता। बिल्डिंग रूल्स एंड बाई लॉज, ठीक है, बाई लॉज। अच्छा ये रूल है, रूल मतलब तो जानते हो, नियम। कौन बनाएगा, बिल्डिंग बना रहे हो जो कायदा कानून ये सब नियम जो हो सकता है वो म्युनिसिपालिटी का हो सकता है, मतलब म्युनिसिपालिटी समझ रहे हो ना, नगर निगम का हो सकता है, पीडब्ल्यूडी का हो सकता है, उनके रूल को अपने को फॉलो करना पड़ता है। बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए जनरली पीडब्ल्यूडी का रूल है, होता है। तो वैसे ही, और उसके अलावा किसका रूल हो सकता है, आपका टाउन प्लानिंग अथॉरिटी का रूल हो सकता है, उसी रूल को अपन पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हीं रूल को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब हेडिंग डालना, सब हेडिंग डालना आप लोग, बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन, याद आ रहा है कुछ बिल्डिंग लाइन से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़े थे ना बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन जो होता है, सीबीआर करके मैं बोला था, सीबीआर करके याद रखना करके, सीबीआर कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियो भी बोलते हैं। खैर यहाँ पर हम लोग कैसे याद रखते थे, आर का होता है रोड बाउंड्री, ऐसा ये मान लेते हैं, रोड बाउंड्री, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका रोड बाउंड्री, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ अब। ये हो गया आपका बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन, और ये क्या हो गया आपका कंट्रोल लाइन बोलते थे ना इसको, कंट्रोल लाइन बोलते थे, ठीक है। ये जो रोड बाउंड्री होता है ये किस लिए होता था, रोड के एक्सपांसन के लिए, ठीक है ना, रोड यहाँ तक एक्सपांड हो सकता था, और ये जो रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में ये स्पेस प्रोवाइड किया जाता था। बिल्डिंग लाइन तक ही हम लोग अपना घर बना सकते हैं, उसके आगे नहीं बना सकते हैं, ठीक है।
एक्सपांशन के लिए छोड़ा जाता था ये। आगे देखते हैं कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन आपका एंड कंट्रोल होता है बिल्डिंग का, है ना, कंट्रोल लाइन हो गया। खैर हमको पढ़ना क्या है, बिल्डिंग लाइन पढ़ना है, तो ये सब कोई काम का नहीं है अभी, मैं बस रिमेम्बर कराने के लिए आप लोगों को बता दिया। आगे देखते हैं, तो इसमें डालना आप लोग एक तरफ टाइप ऑफ रोड और एक तरफ डाल लेना बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन, अच्छा ये बिल्डिंग लाइन का जो लेंथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बिल्डिंग लाइन का जो लेंथ दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है पता है ना आप लोगों को? जैसे कि आपका रोड हो गया, ये रोड हो गया, कैसे बन गया, अच्छे से बनना चाहिए, ये हो गया रोड, ठीक है, और ये हो गया मान लो बिल्डिंग लाइन। दूसरे कलर से बता दूं क्या, ये हो गया मान लो बिल्डिंग लाइन और ये हो गया रोड। तो बिल्डिंग लाइन का जो लेंथ होता है हम लोग सेंटर ऑफ रोड से लेते हैं, याद रखना, सेंटर ऑफ रोड से लेते हैं, ठीक। तो चलो आप पढ़ते हैं, एक तरफ लिख लो टाइप ऑफ रोड। टाइप ऑफ रोड हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो लोग उसको पूरा लिख लेना भाई, ये नेशनल हाईवे और ये स्टेट हाईवे। और दूसरा लिखना मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और उसके बाद हो जाएगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और फिर लास्ट में लिख देना विलेज रोड। इनके लिए हम लोग कितना कितना बिल्डिंग लाइन प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए 30 मीटर हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 15 मीटर, और इसके लिए हो जाएगा 9 मीटर, दोनों के लिए 9 मीटर, इसके लिए भी 9 मीटर, इसके लिए भी, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए भी 9 मीटर। और लेंथ कहाँ से लेते हैं बताया ना मैं, सेंटर ऑफ रोड से लेते हैं, नोट करके लिख लेना। नोट में क्या लिखोगे आप लोग, दिस डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। दिस डिस्टेंस मतलब जो बिल्डिंग लाइन का डिस्टेंस लेते हैं, मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लो यार, कि कल ही पढ़ोगे बिल्टअप एरिया वगैरह, चलो कल ही बता दूंगा मैं, ठीक है ना। बिल्टअप एरिया, प्लेन्थ एरिया, ये सब पढ़ना है। ये सब हम लोग कितना कितना प्रोवाइड करते हैं, प्लेन्थ एरिया के अंतर्गत में कौन कौन सा एरिया आता है, ये सब हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी बिल्डिंग बाई लॉज आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का, जो यूनिट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उस यूनिट का आखिरी टॉपिक है बिल्डिंग रूल्स एंड बाई लॉज, थोड़ा सा बचा हुआ है, कल पढ़ लेंगे। अच्छा एक चीज याद रखना, मतलब एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लेक्चर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। अच्छा लाइक नहीं तो कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करो, ताकि मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है लेक्चर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और लेक्चर ठीक ठाक लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।